हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसे कि आपको पता है, कल से हमारी क्लासेस ये वाली स्टार्ट हो गई हैं, एनसीईआरटी सार वाली। तो हमने जहाँ से इसको छोड़ा था वहीं से शुरू किया है। तो कल हमने पंजाब से स्टार्ट कर दिया था और हम यहाँ प्रारंभिक नागरिक और कृषक विद्रोह तक पहुँच गए थे। तो हमने 1857 की क्रांति देखी। उसके बाद ये जो विद्रोह थे, ये वाले जनजातीय विद्रोह, हमने वो देखे। ठीक है, तो आज हम प्रारंभिक नागरिक और कृषक विद्रोह से स्टार्ट करेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपना स्टार्ट करना शुरू करते हैं। तो आपने इससे पहले के वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं, ताकि आपको पीछे का भी रिवीजन हो जाएगा। और स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सारा का सारा ईजिली आपको मिल सके। ठीक है, और इसके साथ ही मैं एनसीईआरटी की क्लासेस चला रही हूँ, तो वो भी आप अपने देख सकते हैं। 12 बजे आपकी एनसीईआरटी की क्लास आती है, जिसमें मैंने क्लास 6 कंप्लीट करा दी है, क्लास 7 कंप्लीट क्लास करा दी है, और क्लास 9 भी आपकी पॉलिटिकल साइंस भी कंप्लीट हो चुकी है, या फिर अभी चल रही होगी। तो उसमें से 5 चैप्टर है, वो हो जाएगी। उसके बाद आपका 9th क्लास का हिस्ट्री शुरू है। उसके बाद हम 10th क्लास में पहुंच जाएंगे, फिर 11 में पहुंच जाएंगे, फिर 12 में, और 12 तक की हमें एनसीईआरटी पूरी पढ़नी ही पढ़नी है, हमारे एसएसटी वाले एग्ज़ाम के तक। ठीक है, तो एसएसटी सब्जेक्ट के लिए मैं स्पेशली चला रही हूँ। बाकी जिनका सब्जेक्ट एसएसटी नहीं है और जो सिर्फ जीएस के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी वगैरह देख सकते हैं मेरी क्लासेस में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में मजदूर आंदोलनों को संगठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये श्रेय दिया जाता है नारायण मेघजी लोखंडे को। संथाल विद्रोह के संदर्भ में दामिने को का अर्थ है राजमहल पहाड़ियों के पास की ज़मीन, जिसको हम दामिने को कहते हैं। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में चुना गया है एनजी रंगा को। 1814 से 17 की अवधि में जिस क्षेत्र के तालुकेदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया वो था मालवा। गडकरी विद्रोह का केंद्र क्या था? तो गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन के विरुद्ध था मंदिरों में भ्रष्टाचार के। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में आरंभ हुआ था 1866 में। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार में। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना हुई थी 1875 में। आगे बढ़ते हैं। फास्ट अगर हम करेंगे ना, तो काफ़ी जल्दी हम कवर कर लेंगे, और हम दूसरे सब्जेक्ट में और दूसरी बुक भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो ये 1 लाइनर चला रही है, उसके बाद मैं आपको मॉक टेस्ट या फिर उसमें ऑप्शनल वाला जो है ना, हमारा जो टेस्ट होता है वैसे कर दूँगी। ठीक है, अभी ये PYQ फॉर्म में चल रहा है आपका, 1 लाइनर में, MCQ में। 1921 से 22 में केरल के मालाबार समुद्र तट के किसानों ने एक महान विद्रोह किया, जिसे हम मोपला विद्रोह कहते हैं। कूका आंदोलन से प्रभावित हुआ था पंजाब। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ लखनऊ में। 1880 के दौरान मालकनगिरी में, वर्तमान में उड़ीसा में, खोया विद्रोह का नेतृत्व किया था तमडोरा ने। पथारू घाट विद्रोह संबंधित है किसानों के विद्रोह से। व्यापगमन के सिद्धांत के कार्यान्वयन के खिलाफ 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शासकों में से थे एक कित्तूर चेन्नम्मा। अवध किसान सभा की स्थापना हुई थी 1920 में। बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से अवध क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था बारडोली सत्याग्रह किसान विद्रोह में। वाइकोम सत्याग्रह 1924 से 25 में चलाया गया था, कहाँ पे? केरल में। पाइका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बख्शी जगबंधु के द्वारा पाइका विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। खुदरा विद्रोह हुआ था, तो खुदरा विद्रोह 1817 में हुआ। चंपारण सत्याग्रह से वर्ष 1917 में शुरू किया गया था। रंपा विद्रोह 1879 to 80 में है। पाबना किसान विद्रोह 1873 से 76 में। बंगाल नील विद्रोह 1859 to 60। जयंतिया विद्रोह 1860 to 63। देबागा आंदोलन 1946 to 47। मोपला विद्रोह 1921। पाबना किसान विद्रोह 1879 to 80। बंगाल नील विद्रोह 1859 to 60। ठीक है, अब हम पहुंच गए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में। तो बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 1851 में पारसियों के बीच सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रयोजनार्थ रफ्तार गोफ्तार पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? केरल में। सैयद अहमद बरेलवी वहाबी आंदोलन से मुस्लिम सुधार आंदोलन के संस्थापक थे। ज्योतिबा फूले किससे संबंधित है? तो जाति विरोधी आंदोलन से। एक अखिल इस्लामी आंदोलन तहकीक रेशमी रुमाल आंदोलन में शुरू हुआ था, देवबंद आंदोलन। ठीक है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 15
1856 भी कहा जाता है। 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ था और जिसे पारित किया गया था किसके द्वारा? तो ये पारित किया गया था कैनिंग के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़े। 1891 में बीएम मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार 12 वर्ष से कम की बालिका को विवाह पर प्रतिबंध था। 1795 में और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों ने कन्या हत्या को अवैध घोषित किया। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर वापस जाओ का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से नाम जुड़ा था सर सैयद अहमद खान का। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राममोहन राय के द्वारा। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे राजा राममोहन राय। आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय स्थित है बेलूर मठ में। 1815 में राममोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना करी जिसे आपनी सभा कहा जाता था, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना गया। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया। शिकागो में वो समाज सुधारक और राजनेता जिनको प्यार से बाबा साहब कहा जाता था वो है अम्बेडकर। 1889 में पंडिता रामाबाई ने मुक्त मिशन की स्थापना की, जो उन युवा विधवाओं के साथ एक शरण स्थली थी जिन्हें उनके परिवारों ने वियुक्त कर दिया था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के प्रयोजनार्थ 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू की गई थी। ज्योतिबा राव फूले ने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्यशोधक समाज, सत्य की खोज करने वालों का समाज की स्थापना करी। राजा राममोहन राय ने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना करी और ब्रह्म समाज का गठन किया। ब्रिटिश समाज सुधारक, महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थक थी एनी बेसेंट। प्रार्थना समाज, जिसे धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए काम करने वाली एक संस्था के रूप में मान्यता दी गई थी, उसकी स्थापना 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा बॉम्बे में की गई थी। सुधार आंदोलन जो 1829 में विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान हुआ था वो था सती प्रथा का प्रतिषेध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी और शिक्षा की वकालत करने तथा सती बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं का विरोध करने में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुए। यंग बंगाल आंदोलन हेनरी लुई विवियन डिराजियो के द्वारा शुरू किया गया था, जो 1826 में कलकत्ता आए थे और उन्हें हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के पुनरुद्धार और पश्चिम में नव वेदांत के रूप में ज्ञात अवैध विद्वान के उनके विवेचन के प्रसार के प्रमुख भूमिका निभाई। बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रणेता राजा राममोहन राय के द्वारा आपनी सभा की स्थापना की गई थी। प्रार्थना समाज आंदोलन के शुरुआती नेताओं में से एक थे महादेव गोविंद रानाडे। लाला लाजपत राय 1921 से सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। युवा बंगाल आंदोलन के प्रमुख प्रस्तावक हेनरी लुई विवियन डिराजियो थे, जिनके अनुयायियों ने फ्रांसीसी क्रांति 1789 एडी के आदर्शों और ब्रिटेन उदारवादी सोच को पोषित किया था। 1896 में महर्षि ढोंडो केशव कर्वे ने विविधता और अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के लिए पूना में एक आश्रम की स्थापना की, क्योंकि वे शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण में विश्वास रखते थे। ज्योतिराव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन भारत के अधिकार के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाने के लिए 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। राजा राममोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया गया देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 1852 में महिला सेवा मंडल की शुरुआत सावित्रीबाई फूले ने की थी। बाद में प्रथम ईसाई मशीनरी संगठन श्रीरामपुर मिशन की स्थापना विलियम कैरी के द्वारा की गई थी। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की थी। 1784 में यूरोपियनों के द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ
बंगाल का गठन किया गया और इसके संस्थापक थे विलियम जोन्स। रामकृष्ण परमहंस का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। 1930 में भीमराव अंबेडकर ने दलितों को डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की मांग की। राजा राममोहन राय ने भारत के कलकत्ता शहर में ब्रह्म सभा, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया, के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की थी। राजा राममोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो वो थे राजा राममोहन राय। धर्म सभा का संस्थापक राधाकांत देव थे। प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रामाबाई सरस्वती संस्कृत भाषा की महान विदुषी थी। विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित किया गया। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। मद्रास में वैद्य समाज की स्थापना 1864 में हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में की गई। सन 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। 1893 में विश्व की धर्म संघी संसद में भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने किया था। आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक माना जाता है राजा राममोहन राय को। उपनिषदों और वेदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था राजा राममोहन राय ने। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिनियम पारित किया था 1829 में। हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था, जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि और वेदों को पढ़ाने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 1924 में केरल के त्रावणकोर में चलाया गया वाइकोम सत्याग्रह था। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक थे यतीन्द्रनाथ अजय घोष, फणींद्रनाथ घोष। महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया है एमजी रानाडे को। शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था आर्य समाज ने। वो समाज सुधारक जिसने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया वो थे राजा राममोहन राय। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक था एमजी रानाडे। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी 14 वर्ष। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज स्थापित हुआ था केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई थी 14 एवं 18 में। पश्चिमी भारत के डी के कार्वे का नाम स्त्री शिक्षा विधवा पुनर्विवाह के संदर्भ में आता है। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिवदयाल साहब। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था विष्णु परशुराम पंडित ने। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते तो उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का। इंग्लैंड में राजा राममोहन राय की मृत्यु हुई 1833 में। वो आंदोलन जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है वो है वहाबी आंदोलन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने। स्वामी दयानंद के कुछ अनुयायियों ने डीएवी नामक स्कूलों और कॉलेजों का एक नेटवर्क शुरू किया। डीएवी में ए का पूर्ण रूप है एंग्लो। लाला लाजपत राय आर्य समाज संगठन के एक सक्रिय सदस्य थे। सुधारवादी संस्था वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती थी आर्य समाज। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की है दयानंद सरस्वती ने। करसन दास मूलजी और दादोबा पांडुरंग परमहंस मंडली से जुड़े थे, जिसने जाति व्यवस्था जैसी बुराइयों के खिलाफ काम किया और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। शिकागो में यह विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में आयोजित किया गया था, जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म विषयक व्यक्तित्व को एक मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल किया गया था। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम है रामकृष्ण परमहंस। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे मैडम ब्लैटस्की। 1863 में कलकत्ता में स्थापित माउंटेन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना नवाब अब्दुल लतीफ़ के द्वारा की गई थी। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को। भोपाल की बेगमों ने 20वीं सदी की शुरुआत में डैश लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की थी। अब यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है तो आप ये बताओगे ढूंढ के इसका आंसर खुद। ठीक है, मद्रास का वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। औरु जाति औरु मातम औरु देवम मनुष्यानु, मानव जाति के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर की विचारधारा की वकालत की थी नारायण गुरु ने। आर्य भंडारण
प्रार्थना समाज सुधारवादी संस्था के लोकप्रिय नेता थे। भारतीय और पश्चिमी संस्कृति के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था भीमराव अंबेडकर ने। पूर्व सार्वजनिक सभा की स्थापना MG रानाडे और JV जोशी के द्वारा की गई थी। विद्वर पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक थे महादेव गोविंद रानाडे। आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए गठित तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज सत्य साधक समाज की स्थापना करी। 1867 में केशव चंद्र सेन ने आत्माराम पांडुरंग को बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना करने में सहायता की थी। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बंगाल की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने। आगे बढ़ते हैं। उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई थी। भारतीय सुधार संघ का निर्माण किया गया था 1870 में। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने करी है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने करी और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फूले ने करी है। भारत धर्म महामंडल कहाँ पर है? हरिद्वार में। देव समाज लाहौर में है। सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता में है और राधा स्वामी सत्संग आगरा में है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस के विकास थे। तो ब्रिटिश ने अंग्रेजी भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई है। वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा को प्रस्तावित किया था महात्मा गांधी ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवीय। भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग को नियुक्त किया गया था 1917 में। 1875 में मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्थापित किया गया था अलीगढ़ में। ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ हुआ था देहरादून में। प्राथमिक शिक्षा के विकास पर अधिक बल दिया है हंटर आयोग ने। एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करी जिसे बाद में उन्होंने मदन मोहन मालवीय को सौंप दिया। 1778 में अंग्रेजों ने कलकत्ता में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। सर विलियम जोन्स के द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का गठन 1784 में किया गया। लिटन के द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम का उद्देश्य प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था। भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम लिटन के द्वारा पेश किया गया। 1771 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए संस्कृत कॉलेज शुरू किया। उस जज का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राममोहन राय की मदद की? डेविड हेयर ने। वुड के आदेश पत्र का संबंध शिक्षा सुधार से था। 1854 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली पेश की जिसे वुड की डिस्पैच के नाम से जाना जाने लगा। भगवान दास ने गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई। 1975 में मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। अब आगे चलते हैं। भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन 1882 में किया गया था। बाद में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत राजा राममोहन राय ने की थी। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में विष्णु शास्त्री चिपलूणकर और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसार मंडली की शुरुआत दादा भाई नौरोजी ने की। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 में बनाया। भारत में पहला अखबार जेम्स हिक्की ने शुरू किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना का उद्देश्य था ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 के लिए विपरीतगामी और संगत शब्द का उपयोग किया था अस्काइन पेरी ने। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे मैकाले। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी मदन मोहन मालवीय ने। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था प्राथमिक शिक्षा पर। सैडलर आयोग संबंधित था शिक्षा से। काशी विद्यापीठ के संस्थापक हैं बाबू शिव प्रसाद गुप्त। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था कलकत्ता में। 1857 में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना के समय इंग्लैंड के विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया गया था लंदन में। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित हैं बीजी तिलक। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदय मार्टन कोलकाता में प्रकाशित हुआ। सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की गई थी वेलेजली के द्वारा। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना थोंडो केशव कर्वे के द्वारा की गई थी। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791
बॉम्बे में हुई। फ्यूक्सन कॉलेज की स्थापना से संबंधित है बाल गंगाधर तिलक। शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच नामक व्यापक आदेश पत्र भेजा गया था 1854 में। द डेक्कन सभा की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने की। रिपन के द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति 1882 में की गई। 1896 में पूना में एक शैक्षिक संस्था हिंदू विधवा गृह की स्थापना की धोंडो केशव कर्वे समाज सुधारक ने। बाद में अंग्रेजी शिक्षा के एक बड़े समर्थक थे टीबी मैकाले। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में हार्टोग कमेटी की रिपोर्ट संबंधित है शिक्षा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच गए हैं भारत में समाचार पत्रों के विकास में। ठीक है, तो आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था 1878 में। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम भारत के लेटन वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था। भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था हिक्कीज बंगाल गजट। द हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक जी सुब्रमण्यम अय्यर है, जिसकी स्थापना 1878 में की गई थी। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? उदंड मातंड। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन में एक प्रायोगिक विद्यालय की स्थापना की थी। अब हम पढ़ेंगे 1885 से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किया गया था दादा भाई नौरोजी ने। 1876 में कोलकाता में आनंद मोहन बोस के द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1976 में। 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने। 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी बॉम्बे में। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में कलकत्ता में की थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा। भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में गठन किया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी अवींद्रनाथ टैगोर ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनुयायी भारतीय दर्शन में विश्वास करते थे, सांख्य दर्शन में। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में कलकत्ता में की गई थी सर विलियम जोन्स के द्वारा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताएं जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस उसका नाम था। ठीक है, 1885 में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक थे फिरोज शाह मेहता। सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन के संस्थापक थे राजा शिव प्रसाद। 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। शिशिर कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से 1875 में इंडिया लीग की स्थापना की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की है दादा भाई नौरोजी ने। अखिल भारतीय महिला संघ सम्मेलन 1927, अखिल भारतीय डिप्रेस क्लास संगठन 1925, बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1903, द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, कार्यप्रणाली और महत्वपूर्ण अधिवेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। तो पूर्ण स्वराज को अंतिम लक्ष्य बनाया गया था लाहौर अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट है। और अगर भारतीय पूछी जाएंगी तो सरोजनी नायडू है। 1927 में ब्रसेल में उत्पीड़ित विपक्षी राष्ट्रीय नेताओं के सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से शामिल हुए थे जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो अधिवेशन जो 1916 में दो गुटों के पुनर्मिलन के लिए प्रसिद्ध था, वो था लखनऊ अधिवेशन। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता थे हसरत मोहानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब की गई जब दिसंबर 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बॉम्बे में मुलाकात की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 1938 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। एलन ऑक्टिवन ह्यूम, एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी ICS अधिकारी, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। 2 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
आईएनसी की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में बम्बई में हुई थी। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्रों में से 1924 बेलगांव सत्र की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले और प्रारंभिक चरण को मध्यम चरण 1885-1905 भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के इनमें से एक अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। तो पहली बार राष्ट्रगान 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए। तो हरिपुरा अधिवेशन और त्रिपुरा अधिवेशन, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था बम्बई में, और ये बम्बई के शहर में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, और इन्होंने कानपुर का 1925 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। कांग्रेस का वो अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था, और वो था कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में गांधी जी के पट्टाभी सीतारामैया उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी 26 जनवरी 1930 को। दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन महत्वपूर्ण था, क्योंकि पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने 1929 के लाहौर वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता की घोषणा करी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। वर्ष 1937 में फैजपुर अधिवेशन में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ था। तो पहली बार जो गांव में हुआ था वो था फैजपुर अधिवेशन 1937। कभी अध्यक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। वो नेता जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी, वो थे M.R. जयकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था दिसंबर 1885 को। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव थे A.O. ह्यूम। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर थे डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया था 1885 में। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में डाउनपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे, और इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। 1916 के लखनऊ समझौते ने डाउनपंथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों और मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया गया था। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी इंदिरा गांधी। ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों में 1907 में विभाजन वर्ष हुआ था। 15 अगस्त 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के लिए छुट्टियों का मनोरंजन अभिव्यक्ति का प्रयोग किया है लोकमान्य तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था डफरिन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं एनी बेसेंट। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, तब उस सीट के लिए नाम प्रस्तावित किया गया था राजेंद्र प्रसाद का, और इस्तीफा कब दिया था? त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे त्रिपुरी अधिवेशन में 1939 में। दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था बम्बई में। लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे अबुल कलाम आज़ाद। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बनाते हुए उसका मजाक उड़ाया था डफरिन ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी वो था नागपुर अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव थे A.O. ह्यूम। कांग्रेस के मंच में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वो था अमृत अधिवेशन 1919। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? कराची अधिवेशन 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? लखनऊ अधिवेशन 1936। कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में भी इसकी सहायता करो। ये घोषणा किसने की थी? करजन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 1938 के हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नामित किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष है बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
सन 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की थी। मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 2 बार चुने गए, 1909 में और 1918 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लखनऊ अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए सहमति बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम लक्ष्य के रूप में स्वशासन या स्वराज यह घोषणा दादा भाई नौरोजी ने INC के अधिवेशन में की थी, कलकत्ता में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष हैं दादा भाई नौरोजी। सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने करी, जो 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे युवा व्यक्ति बने। 1931 में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजित हुई और जिसके कारण सत्र स्थगित हुआ 1907 में। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, वो थे सुभाष चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू को दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र में अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर M.A. अंसारी मद्रास अधिवेशन स्थल, पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक से अध्यक्ष रहे हैं, सरोजनी नायडू कानपुर में अध्यक्ष रही हैं, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा में अध्यक्ष रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट हो गया है क्या? एक सेकेंड। तो ये हमारा भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन कंप्लीट हो गए हैं कांग्रेस के, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक, ये अब हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको कल करने वाले हैं, कल करेंगे। तब तक के लिए स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लोगों के साथ शेयर कर दीजिए और कनेक्टेड रहिए। और अगर आज आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो क्या ही कहूँगी मैं, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कनेक्टेड रहिए। और आपको और कौन सी बुक चाहिए आप मुझे बता सकते हो, तो मैं वो बुक आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद, मिलते हैं कल, तब तक पढ़ते रहिए।